हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप भट्ट वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में। आज जो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मैनर ऑफ लेबलिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो इनर मोस्ट कंटेनर है उसका प्रिंटेड टेक्स्ट जो होगा वो इंडेलिबल इंक से होगा और सबसे प्रोमिनेंट एरिया में वो प्रिंटेड टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। फ्रेंड्स, दो टाइप के नेम होते हैं। नंबर एक जेनेरिक नेम और दूसरा ब्रांड नेम। सो जेनेरिक नेम उसे कहते हैं जो प्रॉपर नेम ड्रग का है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग। देन उसके बाद ट्रेड नेम ऑफ द ड्रग। जो जेनेरिक नेम है उसका फॉन्ट साइज 2 साइज एटलीस्ट ब्रांड नेम या ट्रेड नेम से बड़ा होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक इंग्रेडिएंट है तो उस कंडीशन में हम ये जो रूल है इसको एग्जम्प्ट भी कर सकते हैं। सो किसी भी फार्माकोपियल रेफरेंस उसका है, उसके जेनेरिक नेम के पीछे फ्रेंड्स उसका नाम होना चाहिए। और अगर बात करें हम इंडियन फार्माकोपिया की तो आईपी, तो आईपी लिखने का तरीका क्या होगा, I.P. सो ये दिया है रूल 96 में। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा जेनेरिक नेम के बाद रेफरेंस नेम। देन इसके बाद हमें क्या लिखना है कि पैरासीटामोल टैबलेट उसका कंटेंट वेट 500 mg उसका कंटेंट है उसके अंदर। सो ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ओरल लिक्विड बना रहे हैं, सो ओरल लिक्विड बनाएंगे तो ओरल लिक्विड में जो हम क्लेम देंगे वो हम देंगे ईच 5 ml कंटेंट्स में। और अगर यही चीज़ टैबलेट है सो ईच टैबलेट कंटेंट्स। अगर यही चीज़ इंजेक्टेबल है सो आपको क्या लिखना है, ईच ml कंटेंट्स। अगर यही चीज़ ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल है तो आपको क्या लिखना है, ईच वायल कंटेंट्स। इसके आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो उसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरर का नेम पूरा लेबल के ऊपर होना चाहिए कि किस साइट में वो प्रोडक्ट बना है और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स उसकी बैच डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। आपका एक बैच बना है जो उसकी क्या बैच नंबर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो सारी की सारी डिटेल उसके अंदर प्रिंटेड होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि बैच नंबर क्या होता है। बैच नंबर एक्चुअली में क्या है कि बैच नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम कोई टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट का स्टैंडर्ड मैंने 1 लाख टैबलेट का अगर बैच साइज ले लिया है तो 1 लाख टैबलेट जो हमारा जो बल्क बना उसका, वो बल्क की जो होमोजेनस मिक्सिंग हुई है ब्लेंडिंग में, सो वो सिंगल वन टाइम होमोजेनस जो मिक्सिंग है उसको ही हम एक बैच नंबर कहते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं पेरेंटल प्रिपरेशन या इंजेक्टेबल की, इंजेक्टेबल में क्या होता है कि अगर आपने एक वन होमोजेनस मिक्सिंग करी है उसके बाद अगर तो आपने इसको स्टरलाइजेशन, इसका टर्मिनल स्टरलाइजेशन कंप्लीट पूरे लॉट का एक साथ कर दिया तो वो एक सिंगल बैच है। अगर आपने इसका एसेप्टिक फिल्ट्रेशन वन टाइम में किया है तो वो भी एक सिंगल बैच है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में कंप्लीट लॉट स्टरलाइज नहीं हो पाता तो वो लॉट वाइज स्टरलाइजेशन उसका करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल कि 1 लाख वायल का आपके पास बैच साइज है और आपने उसके 25 हज़ार वायल के 4 लॉट आपने बनाए। 4 लॉट बनाने के बाद अब इसका बैच नंबर क्या देंगे, कोई 4 स्टरलाइजेशन साइकिल हो गई उसमें। रूल 96 से कहता है कि सिंगल स्टरलाइजेशन साइकिल में एक बैच नंबर देना है आपने। लेकिन अभी यहाँ पे आपके पास उतनी कैपेसिटी स्टरलाइजेशन की नहीं थी तो आपने 4 लॉट में उसको स्टरलाइज करा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे फ्रेंड्स कि चारों लॉट से एक सैंपल कलेक्ट करोगे, उसको QC में एनालाइज करोगे और प्रोडक्ट इज कंप्लाइज एज फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट, देन द सेम विल बी कंसिडर इन ए सिंगल बैच। तो एक आपका वो बैच होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप एसेप्टिक फिलिंग कर रहे हो और एसेप्टिक फिलिंग करते वक्त आपने भी उसे भी 4 लॉट में फिल्ट्रेशन किया है उसका, सो वो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इसके चारों लॉट से जो आपने फिल्ट्रेशन अलग अलग करी हैं वो अलग अलग जगह से सैंपल आपको कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स उसको QC में भेजना है और QC में भेजने के बाद इफ द सैंपल इज कंप्लाइज फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट देन इट विल बी कंसिडर ए सिंगल बैच और ए बैच नंबर। किसी भी प्रोडक्ट का बैच नंबर देते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जो बैच नंबर की जो पॉलिसी है, अपनी इन हाउस पॉलिसी जिसे कह सकते हैं हम, कि बैच नंबर लिखने का क्या सीरियल नंबर है, वो एक सीरियल नंबर हमें उस बैच नंबर पे देना होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद रूल 96 डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर को। सो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर हर मैन्युफैक्चरर को FDA से मिलता है। वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी उस प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर
होना प्रिंटेड लेबल के ऊपर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट फॉर्म 25 में है या फॉर्म 28 में है। सो फ्रेंड्स, फॉर्म 25 जनरल प्रोडक्ट के लिए इश्यू होता है एफडीए से, और फॉर्म 28 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए इश्यू होता है। या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, या तो वो विटामिन प्रिपरेशंस हैं, या वो हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं, या फिर वो इंजेक्टेबल या पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं। सो वो सारे के सारे भी फॉर्म 28 या बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में आते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रिंट करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखने का जो रूल 96 में जो तरीका दिया है वो लिखा है mfg.lic.no मीन्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, या आप इसको m.lb लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, इसके बाद आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये दोनों चीज़ें भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट को आज फरवरी में बना रहे हैं। सो आज की डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई फरवरी 2022। अब उसकी एक्सपायरी कैसे देनी है? एक्सपायरी देने का तो सिंपल तरीका है कि आपको या तो शेड्यूल पी को फॉलो करना है, या फिर आपको उसका प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डाटा देखना है। अगर वो प्रोडक्ट शेड्यूल पी में है, सो जो सेल्फ लाइफ उसकी शेड्यूल पी में दी है, आप उसको एक्सपायरी आप मान के चलिए। अदरवाइज अगर आपकी शेड्यूल पी में वो प्रोडक्ट नहीं फॉलो करता है, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी डाटा जो आपने एफडीए में परमिशन दी है, एफडीए ने, वहाँ पे आपने उसकी सेल्फ लाइफ क्या इंश्योर करिए, क्या आपने एविडेंस उनको बताए हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ के स्टेबिलिटी डाटा क्या है। स्टेबिलिटी डाटा के बेस में जो भी आपकी सेल्फ लाइफ डिसाइड हुई है, आप वो सेल्फ लाइफ उस प्रोडक्ट की दे सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ लाइफ आपकी 60 मंथ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी रूल 96 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो सैंपल में है। सो सैंपल के प्रोडक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है? सो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो उसमें लिखी ही जाएंगी। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद उसमें हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। सो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें उसमें लिखनी पड़ेगी, ओवर प्रिंटेड ये होना चाहिए लेबल के ऊपर। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें अल्कोहल है, सो उस अल्कोहल की कैसे इन्फॉर्मेशन दोगे? सो इसमें फ्रेंड्स रूल 96 में ये क्लियरली मेंशन है कि इफ़ the content of alcohol is not less than 3%, then the percentage of the average has to be mentioned over the label. So वो आपको परसेंटेज उसमें लिखनी पड़ेगी कि कितने परसेंट ये अल्कोहल मेरा इसमें जा रहा है, अगर 3% से ऊपर का आपका उसमें क्लेम है तो। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी रूल 96 की एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इसमें आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसको कि कंपलसरी हमें फॉलो करना। सो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो हमें लेबल के ऊपर, जो इनर मोस्ट लेबल है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली इनर मोस्ट लेबल, बल्कि जो भी इसके जो आउटर जो इसकी पैकिंग जो जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉटल है, बॉटल के ऊपर लेबल जा रहा है, लेबल के ऊपर आपका एक कार्टन जा रहा है, सो वो कार्टन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टैबलेट है, टैबलेट का स्ट्रिप है, स्ट्रिप के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है। स्ट्रिप को फिर आप एक मोनो कार्टन में डाल रहे हैं, आउटर कार्टन में डाल रहे हैं, तो वो आउटर कार्टन तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल 97 में। मीन्स कि अब जो मेडिसिन हमने ये जो जनरल रूल 96 के अकॉर्डिंग जो हमने डिफाइन उसमें कर दिए हैं, इसके अलावा रूल 97 कुछ स्पेसिफिक बताता है कि स्पेसिफिक जो वार्निंग है, क्वेश्चंस हैं, कौन सी ड्रग किस शेड्यूल में आ रही है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें उसकी स्पेसिफिक वार्निंग एंड क्वेश्चंस डालनी होती है। सो वन बाय वन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारी मेडिसिन शेड्यूल जी कैटेगरी की है, सो उसमें हमें शेड्यूल जी कैटेगरी की क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं शेड्यूल जी में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। सो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड अगर हमारी मेडिसिन से टैबलेट है फॉर एग्जांपल, सो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल जी का क्वेश्चंस उसमें डालना पड़ेगा। सो शेड्यूल जी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ब्लैक कलर से हमें शेड्यूल जी क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर प्रोडक्ट आपका शेड्यूल एच में आता है, फॉर एग्जांपल ओफ्लॉक्सासिन या एल्बेंडाजोल, ये दोनों ड्रग शेड्यूल एच में आती हैं, और हम ओफ्लॉक्सासिन का एग्जांपल लेते हैं, तो ओफ्लॉक्सासिन का अगर हम प्रिंटेड लेबल हमें बनाना है, सो उसमें क्या आएगा कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का क्वेश्चन आएगा।
सो ये एक रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आएगा और ब्लैक कलर से ये लिखा रहेगा। फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है टेक्स्ट मैटर जो रेड बॉक्स के अंदर हमने लिखा है वो किसी और टेक्स्ट के साथ ओवरलैप ना हो या उस बॉक्स के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मोस्ट लेफ्ट साइड में जो है वो हमें RX भी लिखना पड़ेगा। सो क्या आएगा शेड्यूल X में, RX और कंप्लीटली रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ब्लैक कलर में शेड्यूल एच ड्रग क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स कुछ ड्रग शेड्यूल H में भी होती हैं बट उनका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के जैसे एक्टिविटीज उसमें होती हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो RX है वो NRX में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस जो हमने लेफ्ट साइड में RX लिखा था शेड्यूल H के अदर ड्रग में, सो यहाँ क्या आएगा NRX लिखा आएगा और जो रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमने ब्लैक कलर से जो उसमें क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे आएगा शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। सो फ्रेंड जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोडीन है, मॉर्फिन है, इस टाइप के अगर कोई ड्रग हैं और उनका कोई परसेंटेज जो है एक सर्टेन जो परसेंटेज से ऊपर अगर वो मेडिसिन हम बना रहे हैं, सो वो क्या है उसमें ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कुछ ड्रग शेड्यूल X में आती हैं, तो शेड्यूल X में क्या होगा, सेम वही XRX ऊपर हो जाएगा, रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा और उसमें आएगा शेड्यूल X प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। सो फ्रेंड्स कुछ ड्रग शेड्यूल H1 में आती हैं। सो शेड्यूल H1 में जो ड्रग आएंगी उनमें कुछ स्पेसिफिक अलग से होता है, अलग से। फॉर एग्जांपल शेड्यूल H1 की मैं अगर ड्रग लेता हूँ लाइक सेप्ट्रेक्सोन सोडियम इंजेक्शन हो गया या एल्प्राजोलम हो गया, सो इनसे बनी जो मेडिसिन हैं उसमें शेड्यूल H1 एप्लीकेबल होता है। तो शेड्यूल H1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, सो वो RX क्या आएगा, रेड कलर में आएगा। जो जेनेरिक नेम के टॉप लेफ्ट में हमने लिखा है वो रेड कलर में RX आएगा। उसके बाद जो उसका बॉक्स होगा वो रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। सो इसी तरीके से अगर कुछ ड्रग ऐसी हैं जो शेड्यूल H1 में आती हैं बट उनका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्टिविटीज़ उनमें है, सो वो ड्रग में क्या होगा, उसमें NRX रेड कलर में टॉप में लेफ्ट साइड में लिखा होगा। सो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि किस तरह की कौन सी वार्निंग किस तरीके से प्रिंट होनी है। सो इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कोई ड्रग एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए है, सो हमें उसमें लिखना पड़ेगा। सो ये चीज़ें भी लेबल के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कोई ड्रग हम वेटनरी की ड्रग बना रहे हैं, वेटनरी मीन्स एनिमल्स के लिए अगर हम कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, सो उसमें आना चाहिए कि नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, एंड उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनके फोटोग्राफ्स, हेड के फोटोग्राफ्स भी उसके लेबल में प्रोमिनेंट एरिया में प्रिंट होने चाहिए। सो फ्रेंड्स आज हमने जाना रूल 96 और 97 क्या क्या हमें गाइडेंस देता है और किस तरीके से हमें ड्रग प्रोडक्ट की लेबलिंग करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताई गई हैं ये आपके बहुत काम आएगी और आप इसे फॉलो करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।